गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन एमजीटी यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं मुझे एस के यादव को, और हम लेके आ गए हैं फिर से एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट मिसाइल कोर्स। क्रेश कोर्स से भी ज़्यादा फास्ट, लेकिन लेके चलेगा सबको साथ। आज हम लेंगे, आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस। जी हाँ, इससे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में हम ऑर्डर ऑफ वर्ब भी देख चुके हैं, और वो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप वर्ब चैप्टर में अधिक से अधिक स्कोर करना चाहते हैं अपने 12th क्लास के एग्जामिनेशन में। जी हाँ, बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है, और आज बारी है टाइम एंड टेंस की। तो मैं बता दूं आपको कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले टेंसेस में मात्र 6, जी हाँ मात्र 6 टेंसेस है जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। वो टेंसेस कौन कौन है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का चारों, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, कुल मिला के 6 टेंसेस यदि आप पढ़ लेते हैं, जी हाँ यदि आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके एग्जामिनेशन का एक भी टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि केवल टाइम एंड टेंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वर्ब के परिवार में सिंटेक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। और जो पहले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का, जिसे ऑर्डर ऑफ वर्ब के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से जानते हैं, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी वाला। तो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं। आइए शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं मिसाइल कोर्स, जो लगातार आपके लिए 12th क्लास के ग्रामर पे काम कर रहा है। चलिए, तो आज बारी है टाइम एंड टेंस की। तो सबसे पहले ये जो टाइम वर्ड है ये क्या है, और इसके अगेंस्ट में ये जो टेंस वर्ड है ये क्या है। तो आपको पता है टाइम 3 तरह का, एक जो बीत चुका पास्ट टाइम, एक जो वर्तमान में है प्रेजेंट टाइम, और एक जो भविष्य में आने वाला है फ्यूचर टाइम। इसी को फुलफिल करने के लिए टेंसेस यानी वर्ब के फॉर्म को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कह सकते हैं टाइम 3 होता है तो टेंसेस भी 3। प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम के लिए पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर टेंस। और उनके अंदर अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग टाइम को दर्शाने के लिए आवश्यकता अनुसार तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। यानी कुल मिला के टेंसेस होते हैं 12। लेकिन हम तो पढ़ाएंगे यहां मात्र 6, जो कि भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बाकी का स्ट्रक्चर कहां मिलेगा, बाकी का निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव कहां मिलेगा? तो मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, चलिए। तो टाइम जो है नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस ग्रामेटिकल टर्म है। इसको ग्रामर से क्या मतलब है? ग्रामर लैंग्वेज आने से पहले भी तो टाइम हुआ करता था। तो ये नॉन ग्रामेटिकल है और ये ग्रामेटिकल है, लेकिन समानता है क्या? तो ये भी 3 और ये भी 3। क्लियर है जी? चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। आती है बात इसके रूल्स की, तो रूल्स में है सब्जेक्ट इज RM, अदर वर्ड, सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड, सब्जेक्ट इज RM V3। आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो हमने एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, ये 3 कहां से आ गए? तो 3 भी उसी के हैं, भले ही आपने ध्यान नहीं दिया है। ये बी क्रिया से बनने वाला टेंस प्रेजेंट का ही होगा ना। अगर कहता है कि राम अच्छा है, राम इज गुड, वर्तमान तो, यानी बात तो वर्तमान की ही हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। आई एम ए टीचर, बात तो वर्तमान की ही हो रही है, तो जरूरी नहीं कि केवल मेन वर्ब ही प्रेजेंट टेंस का निर्माण करेगा, इज RM भी कर सकता है। ठीक है जी, चलिए।
उसके बाद V1 V5 वाला तो आपको पता ही है। और ये क्या है, तो ये है पैसिव वाला फॉर्म। पैसिव कहने का मतलब आपको पता है वॉइस के दृष्टिकोण से दो होता है, वो एक्टिव और पैसिव। तो ये दोनों एक्टिव है और ये उसका पैसिव है। ठीक है जी, इसका पैसिव ये। जैसे राम आम खाता है, सुने होंगे जरूर, बड़ा ही पॉपुलर लाइन है, राम इट्स ए मैंगो। राम के द्वारा आम खाया जाता है। ए मैंगो इज ईटन। इज ईटन यानी इज के बाद V3 फॉर्म, क्या हो गया, पैसिव। मतलब कोई एक्शन को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है, एक्शन डूअर है, तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है। यदि सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रहा है, आम को ही खाने का काम किया जा रहा है, तो होता है पैसिव। ये तो स्ट्रक्चर जानने की बात है। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है उसका यूज, कब यूज करेंगे। तो देखिए, टाइम एंड टेंस पढ़ाने से पहले एक चीज जो आपने देखा कि इसका नाम टाइम एंड टेंस है, इसका नाम टेंस एंड टाइम नहीं है, टाइम एंड टेंस है। यानी पहले टाइम है फिर टेंस है, तो समझ जाइएगा कि टाइम का महत्व टेंस से कहीं ज्यादा है। यानी आपके एग्जामिनेशन में जो टाइम है ना, ये टाइम इंडिकेशन देने वाले जो शब्द आएंगे ना, जिसे हम टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स कह सकते हैं या फिर टाइम एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, वो अहम भूमिका निभाएंगे किसमें, तो टेंस को आइडेंटिफाई करने में, टेंस को पार्टिकुलराइज करने में। कि नहीं भैया, ई टाइम है ना, ऑलवेज है ना, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो आवश्यकता अनुसार पास्ट इंडेफिनिट। भैया 8 YET 8 लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। भैया नाउ ए डेज लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अरे भैया एस्टरडे लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये जो टाइम है ना, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए अहम भूमिका निभाएगा। आप कह सकते हैं ये टाइम जो है टेंस को गाइड करेगा और इसके मदद से आप आसानी से पार्टिकुलर टेंस को खोज निकालिएगा और आंसर तक पहुंच जाइएगा। फिर से कहूंगा, विकल्प कुछ इस प्रकार तैयार किया जाता है आपके एग्जामिनर द्वारा, जिसे हम केवल टाइम एंड टेंस की मदद से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म्स का भी सहारा लेना पड़ेगा और ऑर्डर ऑफ वर्ब का भी सहारा लेना पड़ेगा। जब हम इसका प्रैक्टिस लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब देखेंगे तो पता चलेगा। तो इस टेंस का प्रयोग कहां होता है जी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, परमानेंट एक्शन में होता है, रूटीन या हैबिट में होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्शन, रूटीन या हैबिट क्या है, तो अस्थायी रूप से चलने वाले कार्य हैं। वैसे कार्य जो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो होता तो है प्रेजेंट में, लेकिन उसका टाइम पास्ट को भी इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को भी इंडिकेट करता है और फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है। कैसे कैसे, टेंस तो है प्रेजेंट लेकिन टाइम उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों है। जैसे यदि कहते हैं द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या पहले नहीं घूमती थी, तो पहले भी घूमती थी, बात पास्ट की भी है। क्या अभी नहीं घूम रही है, तो अभी भी घूम रही है, बात प्रेजेंट की भी है। क्या आगे नहीं घूमेगी, तो घूमेगी, बात फ्यूचर की भी है। मतलब टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों है, लेकिन टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दिमाग में अपनी खोपड़ी में डाल लीजिएगा कि वैसा टेंस जिसका टाइम तीनों हो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और खासकर यूनिवर्सल ट्रूथ, वह सत्य जो विश्वव्यापी हो, सभी जगह उसको मान्यता दिया गया हो, तो वो पहले भी हो रहा था, अभी भी होगा और आगे भी, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। यानी अस्थायी रूप से चलने वाला है वो। ठीक है जी, हाँ, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, परमानेंट एक्शन आएगा। परमानेंट एक्शन मतलब अस्थायी रूप से चलने वाला काम, टेम्पोररी एक्शन नहीं। जैसे एसके यादव सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब वो इंग्लिश के फैकल्टी है। एसके यादव सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बाद में नहीं पढ़ाएंगे। इसके दो सेंस निकलते हैं। रमेश क्रिकेट खेल रहा है, रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट का प्लेयर है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन खेल रहा है। लेकिन रमेश क्रिकेट खेलता है, मतलब वो क्रिकेट का प्लेयर है, उसमें उसकी रुचि है। मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूं, अब मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग इन दिस स्कूल,
आई रीड इन दिस स्कूल, दोनों में सही कौन है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सही है, आई रीड इन दिस स्कूल, क्योंकि कहीं पढ़ना अस्थाई कार्य होता है, अस्थाई कार्य नहीं होता है। मेरे पिताजी बैंक पीओ हैं, वो इस बैंक में काम करते हैं। माई फादर इज अ बैंक पीओ, ही वर्क्स इन दिस बैंक, ना कि ही इज वर्किंग इन दिस बैंक, क्योंकि वर्किंग कहेंगे तो वो टेम्पोररी हो जाएगा और वर्क्स कहेंगे मतलब वो परमानेंट होगा, और कोई पीओ वहां का स्थायी कर्मचारी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। रूटीन कहने का मतलब, हैबिट कहने का मतलब लगभग सब अस्थायी रूप से चलने वाला। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ये मेरी आदत है, पहले भी उठता था, अभी भी उठता हूं, आगे भी उठूंगा। वो रोज विद्यालय आता है, उसकी आदत है, उसका रूटीन है। ठीक है जी। तो ऐसे चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। एग्जांपल्स कुछ देख लेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बात तो सही है, पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही मिलने से पानी बना, अभी भी और आगे भी। इसके याद सर टीचर्स इंग्लिश, मतलब वो अस्थाई शिक्षक है अंग्रेजी के। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, वहां का निवासी है, वहां रहता है। ही रीड्स इन पटना साइंस कॉलेज, वो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता है, वहां का विद्यार्थी है। ठीक है जी। हाँ। मोनू गेट्स अप एट 5:30 AM, वो 5:30 बजे सुबह में उठता है। दे कम हियर डेली, वो यहां डेली आता है, एवरीडे आता है, प्रतिदिन आता है, उसका आदत है। क्लियर है जी? हाँ। तो आदत को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रुथ में टाइम नहीं रहता, और टाइम उसी सेंटेंस में नहीं रहता जिसमें तीनों टाइम रहता है, और तीनों टाइम को दिखाने के लिए कोई एक खास वर्ड कैसे आएगा? इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स नहीं रहता, उसे महसूस करना पड़ता है। बाकी जगह आपको टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स दिखाई देगा। देखिए ना, यहां जो ये टाइम एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ना, यहां देख लीजिए जरा सा, ये क्या है जी? तो अगर सेंटेंस में ऑलवेज लगा हो, डेली लगा हो, एवरीडे लगा हो, रेगुलरली लगा हो, यूजुअली लगा हो, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, वंस ए वीक या वंस ए डे, दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, वंस ए मंथ, महीना में एक बार, वंस ए ईयर, साल में एक बार, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए मंथ, महीना में 2 बार। ये सब चीजें, अगर ये सब वर्ड्स आते हैं जो कि विरंभरता को बताते हैं, बार बार होगा ऐसा बताते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अस्थाई कार्य को डिनोट करते हैं। और दूसरा चीज कि ये है आपका VVI पॉइंट, यदि ये वर्ड लगा हो तो आपको किस टेंस को वरीयता देना है, किस टेंस में टेंस को लेकर जाना है, किस वर्ब फॉर्म में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाके पटक देना है जब ये वर्ड लगे हो उस सेंटेंस में। लेकिन हाँ, यहां ये भी बात कहना चाहूंगा, यदि विकल्प कोई ऐसा ना हो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सही स्ट्रक्चर बन पा रहा हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के एब्सेंट में, उसके गैर मौजूदगी में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन नहीं बन पाए तब ही पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्योंकि आदत पास्ट की भी हो सकती है, वो यहां रोजाना आता था, ये भी हो सकता है। ही केम हियर डेली, ये भी हो सकता है। और ही कम्स हियर डेली भी हो सकता है। कम्स ज्यादा अच्छा है, और ऑप्शन में भी ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। अगर दोनों आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चुनेंगे, लेकिन उम्मीद है कि दोनों नहीं देगा। चलिए, हो गया बात, आगे बढ़ जाइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है, देखिए जरा सा, दे यूजुअली गो फॉर स्विमिंग, यूजुअली है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह हमेशा स्विमिंग के लिए जाते हैं। सी ऑलवेज कम्स हियर लेट, वो यहां हमेशा देर से आती है। ऑलवेज है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है, देख लीजिए, तो 2022 का क्वेश्चन है। अमर सेज, अमर कहता है दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरीडे, वो अंग्रेजी लेसन प्रतिदिन करता है, एवरीडे करता है। एवरीडे लगा है ना, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेकिंग, इज टेकिंग, टेक्स, हैज टेकन, क्या होगा जी? तो ये बात तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 कभी अवे नहीं करता है। और ये जानकारी कहां से मिलेगा? तो ऑर्डर ऑफ वर्ब वाले से, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का वीडियो से मिलेगा। और ये जान है वर्ब का, ऑर्डर ऑफ वर्ब, किस वर्ब के बाद कौन सा वर्ब आएगा, खाली स्थान दिया है तो उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है,
आगे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, तब जाके सही वर्ब चुनो। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में आपको मिलेगा। तो ये नहीं होगा। दूसरा, इज टेकिंग कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड जो लगा है एवरीडे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेफर कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हैज टेकन भी नहीं होगा, टेक्स हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन भी तैयार है आपके लिए। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। ऑल सीजन्स, देखिए यह टाइम इंडिकेटिंग के रूप में ऑल सीजन्स आया है, मतलब कि हर सीजन में, मतलब हमेशा हमें भारत में रेन, वर्षा देखने को मिलती है या हमें मिलती है। तो क्या होगा जी? तो गेट होगा, गेट्स होगा, गेटिंग होगा, गोट होगा। देखिए जरा सा, पहले तो गेटिंग हटा दीजिए, किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता है। गेट्स, वी जो है हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि एस लगा हुआ वर्ब सिंगुलर होता है। क्लियर है? दूसरा, गेट है और गोट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, तो क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेफर करना है। क्लियर है? चलिए आ जाइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इस टेंस का रूल कह रहा है सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस V4, ये आपको पता है, लेकिन ये किस टेंस के लिए प्रयोग होता है उससे पहले हम आपको बता दें, आपके मातृभाषा से जोड़ने की कोशिश करें आपको, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आपने रट्टा मारा है और कहीं ना कहीं से यह आपके दिलो दिमाग में चलता है और इस सेंटेंस में भी आप अप्लाई करते हैं, परंतु ध्यान रहे ये ट्रांसलेशन तक ही सीमित है, उन विद्यार्थियों तक ही सीमित है जो बिगिनर इन इंग्लिश हैं, अभी अंग्रेजी में शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के नैया पे सवार करके नदी पार कराया जाता है, ताकि उसको लगे कि हाँ हमको अब समझ में आ रहा है। लेकिन आपके लिए नहीं रहा है, रही है कि गोली मारिए, क्योंकि देखिए आगे कैसे टूटेगा वो नियम। कंटिन्यूअस, देखिए इसका इस टेंस का प्रयोग कहां करते हैं जी? तो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए करते हैं, वैसे कार्य जो बोलने के समय या वर्तमान में जारी हो। बोलने के समय मतलब हम जब बोल रहे हैं तब जारी हो, हमारे आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा हो, या फिर वर्तमान में जारी हो। जरूरी नहीं कि वर्तमान में अभी आंखों के सामने, जरूरी नहीं कि अभी आंखों के सामने, वर्तमान में जारी हो। कैसे? देखिए जरा सा, मोनू इज राइडिंग ए बाइक। मोनू बाइक चला रहा है, मोनू इज राइडिंग ए बाइक। हमको दिख रहा है कि मोनू बाइक चला रहा है, तो हम कहेंगे मोनू इज राइडिंग ए बाइक। मोनू इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। मोनू रेड टी शर्ट पहना है। अब कहां गया रहा है, रही है, रेड टी शर्ट पहना है, पहन रहा है नहीं, पहना है। पहन रहा है तो उसको तो हम कहेंगे पुटिंग ऑन। वेयरिंग का मतलब पहना है। मनु इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट, इसका मतलब पहना है, पहना है। अब तो इसमें रहा है, रही है ना, तब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, क्योंकि दिख रहा है कि पहना है, एक्शन होता हुआ दिख रहा है, हमारे नजरों के सामने दिख रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, या कहे सूरज निकला है, उसका भी, सूरज निकल चुका है उसका भी द सन इज शाइनिंग होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि दिख रहा है भैया, होता हुआ दिख रहा है, सूर्य का चमकता हुआ दिख रहा है। मोनो इज राइटिंग, मोहन इज राइटिंग ए ड्रामा दीज डेज। इन दिनों मोहन ड्रामा लिख रहा है। अब कोई ड्रामा लिखना, किताब लिखना, ये एक दिन का बात थोड़ी है, बैठ गए और लिख गए, ऐसा थोड़ी है। इसे महीना महीना दिन लग जाता है। फिल्म बनाना महीनों सालों भर का काम होता है। मतलब वर्तमान में कार्य प्रगति पे है, जरूरी नहीं कि अभी हो रहा हो। तो उस टेंस के लिए भी उस वाक्य के लिए भी करते हैं जो वर्तमान में तो कार्यरत, मतलब वर्तमान में चल रहा है, लेकिन नजरों के सामने अभी चल रहा हो, जरूरी नहीं है। जैसे कह रहा है कि प्रकाश झा इज मेकिंग ए फिल्म ऑन नोटबंदी। नोटबंदी पर प्रकाश झा फिल्म बना रहे हैं, तो जरूरी है कि अभी भी शूटिंग चल रहा होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, परंतु काम उसका चालू हो चुका है, शूटिंग चालू हो चुका है। क्लियर है जी? हाँ, अब आ गया जी, इसमें भी टाइम एक्सप्रेशंस है। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज एवरीडे था, यहां भी है। यहां क्या है जी? तो यहां है कि नाउ लगा हो, नाउ ए डेज, डेज करेंगे, डेज लगा हो, दिस डेज लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, करेंटली लगा हो, एट दिस मोमेंट लगा हो।
तो ये शब्द बताते हैं कि कार्य जो है अभी हो रहा है, और इन टाइम एक्सप्रेशंस के माध्यम से आप सही टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे, लेकिन यहां इस टेंस को आप देखिए, इसमें ये वर्ड नहीं है, तब भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है। इसके बाद जो लिखा है आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपके दिल के बात को निकाल के रख देगा। जैसे, टाइम एंड टेंस का सबसे खतरनाक सेंटेंस वह होता है जिसमें टाइम नहीं दिया गया हो और आपको सही टेंस चुनना हो, तब आप ऑर्डर ऑफ वर्ब, सिंटेक्स, वर्ब फॉर्म्स के दम पर रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब छांट के बाहर निकाल सकते हैं और सही ऑप्शन तक जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा एक थ्योरी है, पहले सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो जाइए, पहले सेंटेंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और फिर सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कनेक्ट, एलिमिनेट एंड सेलेक्ट, ये अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो फिर सही विकल्प तक आप पहुंचिएगा और उसे कोई नहीं काट सकता। तो यहां आएंगे, फिर आप पहले इसको देखते हैं। देखिए जरा सा, रीता डैश टू द रेडियो, रीता डैश टू द रेडियो, इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग, एम लिसनिंग, हैड लिसनिंग। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि सर इसमें तो टाइम ही नहीं दिया गया है, रीता रेडियो सुनेगी, सुन रही है, सुन लिया, कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो वही करेंगे जो पहले हम अभी दिखाया आपको कि ऑर्डर ऑफ वर्ब का सहारा लेंगे, वर्ब फॉर्म्स का सहारा लेंगे, सिंटेक्स का सहारा लेंगे और गलत विकल्प को छांट के बाहर करेंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। और ये तकनीक आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण तकनीक है और इस पे वीडियो बन चुका है। देखिए जरा सा, रीता है सिंगुलर और सिंगुलर है और रीता के साथ एम होगा? नहीं होगा, ये तो आई के साथ इकलौता आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है। गलत। रीता के साथ हैज हो सकता है, लेकिन हैज के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद, ये बताइए तो क्या होता है? तो V3 होता है ना जी। क्या होता है? V3 होता है। ये ऑर्डर ऑफ वर्ब में बताया गया है। V4 कभी भी नहीं होता है, इस हिसाब से ये गलत। फिर हेड के बाद भी V3 होता है, कभी भी V4 नहीं होता है, तो ये गलत। बचा कौन? ये। तो टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम केवल दिखेगा टाइम एंड टेंस का, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल टाइम एंड टेंस के नियम से ही बनेगा। ये सारे चीज साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ जी। वी डैश टू द रेडियो, डैश कर रहे हैं रेडियो को। तब देखिए, वी के साथ आर हो सकता है, वी के साथ विल भी हो सकता है, और वी के साथ लिसन भी हो सकता है, और वी के साथ लिसनड भी हो सकता है। तो बड़ा दुविधा वाला बात हो गया। अब कैसे बनाएंगे? अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दिमाग लगाइए जरा सा, कहीं ना कहीं से सेंटेंस में हिंट्स देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं से सेंटेंस में हिंट्स देगा। क्या देगा जी? तो देखिए, कीप क्वाइट, शांत हो जाइए। कीप क्वाइट, शांत हो जाइए, इसका मतलब क्या होता है जी? शांत हो जाइए। बात कब की हो रही है? तो वर्तमान की हो रही है। मतलब ये अगर लगा है, मतलब बात जो है प्रेजेंट की हो रही है, इतना दिमाग में डाल लीजिए, भेजे में डाल लीजिए, और इसके साथ जो भी सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट में होगा। ठीक है? अरे कीप क्वाइट इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस वगैरह होता है, जो कि प्रेजेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? तो प्रेजेंट की बात करता है। तो देखिए जरा सा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये हमारा V2 ठहरा, यानी पास्ट ठहरा, तो ये हटा दीजिए पहले। ठीक है जी। आर लिसनिंग, विल लिसन, लिसन। कीप क्वाइट, वी लिसन टू द रेडियो, हम रेडियो सुनते हैं। कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, हम रेडियो सुनते हैं। बात वर्तमान की नहीं, वर्तमान एडजस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, इसको भी साइड कीजिए। विल लिसन, ठीक है, हो सकता है। अब अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, तो वैसे स्थिति में हम बोले ना, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी है, तो पहले वाले को आंख बंद करके चुन लीजिए। किसको चुन लीजिए? पहले वाले को आंख बंद करके चुन लीजिए। क्लियर है जी? चलिए, फिर से वही चीज, टाइम एंड टेंस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, टाइम एंड टेंस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन वही होता है जिसमें टाइम नहीं दिया गया हो,
जी हाँ, वो होता है जिसमें टाइम नहीं दिया गया हो और आपको सही टेंस चुनना हो तो क्या करेंगे जी, बता चुके हैं, ऑर्डर ऑफ वर्ब सिंटेक्स, वर्ब फॉर्म के दम पर रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट और सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और फिर से कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ वर्ब पे वीडियो बना है बार बार इसलिए क्योंकि वही वीडियो वर्ब का फाउंडेशन है, न्यू है, जो कि मजबूत करेगा आपके वर्ब पार्ट को। चलिए अब आते हैं कंटिन्यूअस में, ये थोड़ा सा एडवांस है, समझने की बात है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ पोजीशन, ये क्या चीज है। तो देखिए जरा सा, स्मेल, फील, टेस्ट, नोटिस, नो, लव, हेट, सिम, लाइक, डिसलाइक, ऑन, हैव, पोजेस। मैं कहूं एक शब्द में कि इनका कंटिन्यूअस बनाने से बचना है, यानी कंटिन्यूअस नहीं बनाना है, तो आप पूछिएगा क्यों मास्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब स्वतः होने वाली क्रिया है ज्यादातर इसमें से। दूसरा चीज कि ये उन ज्ञान इंद्रियों द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है जिसे करने में पावर नहीं, उसका अपना कैपेसिटी है, उसकी अपनी क्षमता है जो भगवान के द्वारा मिली है, अलग से पावर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्मेल, सूंघने की जहां तक बात आती है, कोई चीज ऐसा सुगंध दे रहा है, मीठा सुगंध दे रहा है, अरे उसका नेचर है वैसा। अगर कहते हैं कि द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, इसका मतलब है कि रोज स्वीट स्मेल कर रहा है, टेम्पोररी एक्शन है, जबकि रोज का स्वीट होना, स्वीट स्मेल देना, ये उसका परमानेंट एक्शन है, अस्थाई गुण है। तो अस्थाई गुण अगर उससे दर्शाया जा रहा है, उस वर्ड से दर्शाया जा रहा है, तो फिर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। एक बात फंसेगा यहां पे, सर कंटिन्यूअस बनेगा नहीं बनेगा मतलब, तो मतलब 6 टेंसेज इसके नहीं होंगे, क्योंकि 12 टेंसेज में 6 टेंसेज होता है ना जिसमें कंटिन्यूअस वर्ड लगा होता है। एक तो सिंपल कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वी फॉर फॉर्म में नहीं बदलेगा। तो फिर सर कहां जाएगा, तो जाएगा अपने से पीछे वाले टेंस में, यानी जरूरत यदि होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना रख के उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत होगी उस वर्ब के सहारे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस बनाने की होगी तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो उसी तरह से टेस्ट है, नोटिस है, नो है। जैसे मैं उसे जानता हूं या मैं उसे जान रहा हूं, आई नो हिम, आई नो हिम, ना कि आई एम नोइंग हिम, गलत है। आई नो हिम, मैं उसे जान रहा था, आई वॉज नोइंग हिम नहीं, आई नन हिम। क्लियर है जी? मैं उसे प्यार करता हूं या मैं उसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग हिम नहीं, गलत है। आई लव हिम, आई लव हर। समझ में आया? लविंग नहीं, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, कहते हैं ना, मतलब ये स्वतः होने वाली क्रिया, इसमें फोर्स नहीं लगता। हैट भी वही है, नफरत भी कोई से किया थोड़ी जाता है, उसकी एक्टिविटी को देख के नफरत हो जाती है। सिम मतलब प्रतीत होना, लाइक भी वही चीज, डिसलाइक भी वही चीज। मैं इसे पसंद कर रहा हूं कि पसंद करता हूं, टेम्पररी नहीं परमानेंट गुण है। अब ये तीनों वर्ड थोड़ा सा अलग है। हैव, ऑन, पोजेस, इसका मतलब होता है पास होना, उसका मालिक होना, उस पर अधिकार होना। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, या फिर आई ऑन ए कार, या आई पोजेज ए कार। ये नहीं कहेंगे कि आई एम हैविंग ए कार, ये गलत है। आई एम हैविंग एन आईफोन, ये कहना गलत है। आई हैव एन आईफोन ये कहेंगे। क्लियर है जी? हाँ, तो इस सब का अर्थ वही सेम सेंस है। एग्जाम्पल देखिए, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट नहीं, गलत हो गया, क्या होगा, तो स्मेल्स स्वीट। अगर कहते हैं आयरन, क्या कहा जी, आयरन फील्स हार्ड, सख्त महसूस होता है, सख्त होता है। सिम्स हार्ड, तो सिम्स होगा, फील्स होगा। गलती से भी हम नहीं कहेंगे कि फीलिंग हार्ड,
यानी इज फीलिंग हार्ड, आयरन इज फीलिंग हार्ड ये कहना गलत है, क्या कहेंगे, फील्स हार्ड कहेंगे। क्लियर है जी। चलिए, और है आई एम लविंग यू मच, गलत हो गया, गलत हो गया, क्या होगा, आई लव यू मच। आई एम नोइंग हिम, नहीं, गलत हो गया, आई नो हिम। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस माई चाइल्डहुड, आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो गलत है क्योंकि नो है ना और इसका आईएनजी नहीं बनेगा, तो हैव बीन नोइंग नहीं, हैव और यहां V3 यानी नन, आई हैव नन। मैं उसे जान रहा हूं कहे या जानता हूं कहे, रहा हूं रही है से काम नहीं चलेगा, उससे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्ब का, इंग्लिश का अपना नियम है, हिंदी के नियम के हिसाब से अंग्रेजी नहीं चलेगा और ना ही अंग्रेजी के नियम के हिसाब से हिंदी चलेगा। माने कि कहीं कहीं समानताएं हो सकती है, लेकिन दोनों दो मुल्क में तैयार हुए, दो अलग अलग सभ्यता संस्कृति लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए नियम में अलगाव हो सकता है और दोनों अपने अपने नियम से चलेंगे। तो ये वर्ब इंग्लिश कहता है कि इनका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। हम हिंदी में कह सकते हैं, हो सकता है मैं उसे जान रहा हूं, हाँ ये हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं, आई एम नोइंग हिम नहीं, आई नो हिम, ठीक है। हाँ, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, ही डैश टू मर्सिडीज वेंज कार्स, बड़ा महंगा गाड़ी है जी, क्या कर रहा है जी, तो ही इज हैविंग, कंटिन्यूअस बोले ना, नहीं बनेगा हैविंग का, पास होना सेंस में। हैज, ही के साथ हैज हो सकता है, हैविंग किसी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता है, गलत है। विल के साथ हैज, ये कैसा, ये तो ऑर्डर ऑफ वर्ब में आपको मिलेगा कि शैल विल कैन कुड मे माइट, ये है मॉडल और इनके बाद आता है V1, क्या आता है V1, और ये हैज होता है V5, अंत में एस लगा हुआ होता है V5। यहां हो सकता था यदि हैव यानी विल के बाद कभी भी आएगा तो हैव, तब सोचा जा सकता था, हैज के हिसाब से तो गलत ही है, तो ये भी गलत, तो क्या बच गया, हैज। तो फिर सेलेक्ट विद द सेंटेंस, एलिमिनेट एंड सॉरी कनेक्ट विद द सेंटेंस एंड एलिमिनेट मीनिंगलेस और इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे आ गए, कंटिन्यूअस खत्म, रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कहां प्रयोग होगा जी, तो हिंदी के अंत में चुका है, चुकी है, ये याद पड़ रहा होगा, लेकिन उसको मारिए गोली। अब आइए इस टेंस का प्रयोग होगा कहां, तो इस टेंस का प्रयोग होगा इमीडिएट पास्ट एक्शन के लिए। इमीडिएट पास्ट क्या होता है, पास्ट सुने तो इमीडिएट पास्ट का होता है, मतलब अभी अभी बीता है, यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कि कभी ना, जो कि अभी अभी समाप्त हुए हैं या पास्ट में हुए हैं और उसका असर अभी भी है, जी हाँ, या अभी अभी समाप्त हुए हैं, या फिर होने के लिए तो पास्ट में हो गए हैं लेकिन असर अभी भी है। जैसे मोहना एग्जाम पास कर लिया है, सोहाना बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया है, अरे पास कर लिया 2012 में ही, 2022 से मैं पास कर लिया, लेकिन डिग्रियां तो अभी है ना, उसका प्रभाव अभी है। अरे बचवा उंगली काट लिया है, काटा आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पहले, लेकिन खून गिर रहा है अभी, दर्द है अभी, स्टिचेज हैं अभी, मतलब असर वर्तमान में भी अगर है तो वो भी सेंटेंस। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह तुरंत बाहर गया है, मतलब इमीडिएट पास्ट। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपना उंगली काट लिया है। आई हैव पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला देखिए तो इसका क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि इसका प्रयोग एक खास अवधि की आदत जो वर्तमान तक बनी है के लिए होता है। खास अवधि की आदत जो वर्तमान तक बनी है, जैसे ही हैज डिपेंडेंट ऑन हर फादर फॉर मनी, वो पैसे के लिए अपने पिताजी पर निर्भर है। निर्भर है मतलब पहले भी था और अभी भी है। ऐसे सेंटेंसेस में ऑलवेज रेगुलरली जैसे वर्ड्स आ सकते हैं। आप तो पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही आते हैं, लेकिन वैसे काम जो पहले से चलते आ रहे हैं अभी भी जारी हैं, एक तरह से मतलब
अस्थाईपन उसमें भी आ जाता है। जैसे दे हैव अटेंडेड द क्लास रेगुलरली, वे लोग रेगुलरली क्लास अटेंड किए हैं। दे हैव ऑलवेज अटेंडेड द क्लास, वो लोग हमेशा क्लास अटेंड किए हैं। मतलब कार्य जो है पहले से शुरू हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। देखिए ना, इससे क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन कह रहा आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, देख के लगेगा कि यही ठोक दे ए नंबर, लेकिन नहीं, ऑलवेज है और एम इंटरेस्टेड नहीं होगा। मतलब मैं हमेशा से मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड रहा हूं, मतलब पहले भी रहा हूं और अभी भी हूं। तो वैसे स्थिति को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड होगा। क्लियर है जी? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, तो इसका भी टाइम एक्सप्रेशन है जी। हाँ, इसका भी टाइम एक्सप्रेशन है। जिस प्रकार से सबका टाइम एक्सप्रेशन चल रहा था, इसका भी अपना है। और यही तो सही टेंस चुनने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी लगा हो, जस्ट लगा हो, सो फार लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, तो इस तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए तो जरा सा बच के दे डिड नॉट कम हियर एट, गलत हो गया। एट जब रहेगा ना, हाँ, इसमें वाई ई टी एटो जोड़ दीजिएगा। कैसे छूट गया जी? हाँ, छूट तो गया है, ध्यान रखिएगा, एट भी इसी फैमिली में आएगा। तो ही डिड नॉट कम एट, वो अभी तक नहीं आया है। नेगेटिव सेंस में यूज होता है, अभी तक नहीं आया है, और डिड लगाया है तो गलत है ना, गलत है। डिड नॉट नहीं होगा, यहां होगा दे हैव नॉट, और इसके बाद तो आना चाहिए V3, और कम V1 भी होता है और V3 भी होता है, तो इसे आप V3 मान लीजिए कि V3 हो गया। तो डिड नॉट नहीं होगा, हैव नॉट होगा। दूसरा देखिए तो सी ऑलरेडी वेंट टू पटना, वो पहले ही पटना चला गया है कि चला गया, चला गया है ऑलरेडी की स्थिति में। अब हिंदी आप मत निकालिए कि चला गया, जबरदस्ती निकाल दीजिएगा, नहीं, हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। ऑलरेडी एट ये जब दिखे तो उसके चक्कर में पढ़ना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो वेंट टू पटना नहीं, अब हैव आएगा V3 आएगा या हैज आएगा V3 आएगा, तो दोनों के बीच में आ जाएगा ऑलरेडी, यानी हो जाएगा सी हैज ऑलरेडी, तब होगा वेंट नहीं गॉन टू पटना, यानी इसके बदले। क्लियर है? चलिए, अब अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट तो पढ़ लिए। इसका रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद बिन, तब V4 और अदर वर्ड, और इसमें जो टाइम बताने वाला वर्ड होता है, आपको भी पता है कि फोर या सिंस के बाद हम लगाते हैं टाइम, और ये इसका टाइम एक्सप्रेशंस होता है, जो कि यहां देख सकते हैं दिया गया है, फोर या सिंस के बाद टाइम, यानी फोर और सिंस के बाद टाइम एक अवधि से चलते हुए आ रहे, ऐसा बोध कराए, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी इस टेंस का प्रयोग, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है, पास्ट में शुरू हुए और अभी भी जारी है। जैसे आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, जब कहना हो ना मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो कहेंगे आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कहना चाहते तो परफेक्ट में कम से कम तो जरूर कहना होगा, आई हैव टाउट इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, ये तो जरूर कहना होगा। आई टीच इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, या फिर आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, ये गलती से भी मत कहिएगा, अंत में रहा है रही है देखकर। आप तो निकालेंगे ता रहा हूं, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, ता रहा हूं के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर है कि मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सिंपल वाला भी केवल रहा हूं, तभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या फिर परफेक्ट में हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादा बेहतर है। सी हैज बीन वेटिंग हियर सिंस 2 PM, वो 2 बजे से यहां इंतजार कर रही है। ठीक है जी, चलिए, तो इसके टाइम एक्सप्रेशंस आप देख लीजिए, फोर या सिंस प्लस टाइम। प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स,
2 हफ्ते से जोन जो है, अब जोन जो एक ही साथ आ गए इसलिए लड़खड़ा गए। हैज बिन लेइंग लाइज इज लेइंग लीड, क्या होगा जी? तो 2 वीक से, 2 सप्ताह से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है हैज हैव के बाद बीन तब ही फोर, यानी ये तो गलती से भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। क्लियर है जी? चलिए कमला, देखिए सॉरी कमलेश है, कमला आ गए। कमलेश हैज बिन, अब बिन डाल ही दिया है, जब इतना काम कर ही दिया है तो ये महाराज टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ वर्ब का प्रॉब्लम है कि किसके बाद क्या आएगा। तो जब बीन आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब भी देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि बीन आ गया, बी आ गया, तो बी के बाद हमको चाहिए होता बी फोर, तभी जाके बनेगा कंटिन्यूअस। भी फोर चाहिए होता है, और भी फोर यानी आईएनजी वाला फॉर्म। आईएनजी वाला फॉर्म कौन है? रिपेयरिंग। समझ में आया? आईएनजी वाला फॉर्म कौन है? तो रिपेयरिंग। चलिए अब अंतिम दौर पे हम आ चुके हैं, और 5वां नंबर टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। इसका रूल है कि सब्जेक्ट के बाद V2 या फिर अदर वर्ड। कहां प्रयोग करते हैं जी? तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी समय समाप्त हुए, पास्ट में किसी समय समाप्त हुए। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि ही केम बैक एस्टरडे, वो एस्टरडे को आया। ही प्लेड वेल लास्ट मंथ, वो पिछले महीने अच्छा खेला। अब इसका टाइम एक्सप्रेशन देखिए, और ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच लीड पास्ट इन डेफिनेट टेंस। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि पास्ट इन डेफिनेट टेंस को लीड करेगा कि हम जब लास्ट, एगो, एस्टरडे, या फिर इन 1999, इन 2022, इन 2002 इस तरह के शब्द लगे होना, तो आप समझ जाइएगा बात पास्ट की हो रही है। और ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, ये टाइम एक्सप्रेशन स्पष्ट कर देंगे कि इसका टेंस हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर वो सिंगल सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट छोड़ा के कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सोचे हो रहे होंगे कि सर पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है। सिंगल सेंटेंस कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं जाता, पास्ट परफेक्ट में डबल सेंटेंस जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वैसे सेंटेंस में जो पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लेकिन वो एग्जामिनेशन का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहां है कि लास्ट लगा हो या फिर लास्ट वीक लग गया हो, समझ रहे ना? लास्ट या लास्ट वीक लगा हो, लास्ट मंथ लगा हो, लास्ट ईयर लगा हो, या फिर एगो, जैसे 2 days एगो भी लग सकता है। 2 days एगो, 3 days एगो, 1 month एगो, 2 months एगो, हाँ। या एस्टरडे लगा हो, या फिर द डे बिफोर एस्टरडे लगा हो, या फिर इन और पिछला कोई साल दे दिया गया हो, तो वैसे स्थिति में वो पास्ट टाइम माना जाएगा और उसके उपस्थिति में पास्ट इन डेफिनेट का प्रयोग होगा। क्लियर है? मतलब पूरी तरह से टाइम जो है ना वो फिक्स कर रहा है कि कौन सा टेंस होगा। या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस भी कुछ सेंटेंसेस थे जहां हम ऑर्डर ऑफ वर्ब का प्रयोग करके, सिंटेक्स का प्रयोग करके आसानी से सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। क्या है जी? है वी डैश हिम एस्टरडे, वी डैश हिम एस्टरडे। देखिए तो एस्टरडे है ना, तो आंख बंद करके पास्ट इंडेफिनिट खोजिए और आंसर ठोक दीजिए। क्लियर है? ही डैश ए थिप लास्ट नाइट, लास्ट नाइट लास्ट है ना जी, अब उसके साथ कुछ भी लगा हो, लास्ट है ना, एकदम पास्ट इंडेफिनिट खोजिए। वर्ब फॉर्म, हाँ वर्ब फॉर्म पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये वर्ब फॉर्म वाला भी वीडियो आपको मिल चुका है। मैंने सिस्टमेटिकली सब कुछ दिया है, बच्चे को इधर उधर भटकना नहीं है। मैंने जब रिसर्च किया, पढ़ा उस पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को आपके 12th के, तो जो महसूस किया कि कौन चीज पहले देना है ताकि बच्चा को इसके चलते आगे प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब चीजों पे ध्यान रख के वीडियो बनाए गए हैं, उसका पूरा लाभ आप उठाइए। सी डैश पटना 2 days एगो, फिर आ गया ना एगो, तो एगो, लास्ट, एस्टरडे, ये सब चीजें जो है आपको मदद करेगी टेंस को आइडेंटिफाई करने में। कभी कभी कुछ ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं जिसमें पास्ट टाइम एक्सप्रेशंस नहीं मिलते, फिर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पता चलता है कि वह पास्ट में हुए। जी हाँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पता चलेगा कि वो पास्ट टाइम में हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए तो, दे डैश हिम चेयरमैन, दे डैश हिम चेयरमैन इलेक्ट, वे लोग उसे चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं। इलेक्टेड चुन लिए, इलेक्टिंग तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 आता नहीं है। विल इलेक्टेड, विल के बाद V1 आता है, V3 आता नहीं है, तो ये खत्म।
तो दो को तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ वर्ब के हिसाब से खत्म हो गया। अब इलेक्ट और इलेक्टेड ये दोनों में लड़ाई है, तो क्या होगा? तो देखिए, तो होने के लिए तो दोनों हो सकता है, लेकिन सुटेबल कौन है? तो सुटेबल कौन है, तो दिमाग लगाइए कि वे लोग उसे चेयरमैन चुनते हैं कि चुन लिए। एक ऐसा बात है कि हम आपको चेयरमैन चुनते हैं, अभी तो चुनाव होगा, कौन किसको मत देगा, किसके पक्ष में ज्यादा वोट आएगा तब ना। तो यहां मामला है कि चुन लिए, मतलब टाइम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे से कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि ये बात पास्ट में हो चुकी है। तो वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे जी? इलेक्टेड कहेंगे। क्लियर है? हाँ। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्तमान की अनफुलफिल्ड विश, डिजायर को दर्शाने के लिए इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेज, वी विश आदि के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे इफ आ गया मान के चलिए पहले, और यहां सब्जेक्ट, तब क्या यूज करेंगे जी? अगर बी क्रिया यूज करना, इज आर एम में से कोई यूज करना हो, वाज वेयर में से कोई यूज करना हो, तो इज आर एम वाज वेयर पूरे में से केवल और केवल वेयर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फिर मेन वर्ब हो तो भी टू। जैसे जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई, उसके बाद आई वुड आता है, वुड आता है, उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस बनेगा तो उसमें वुड आएगा, अगर सेंटेंस नहीं बनेगा तो यहां तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ आई वेयर ए बर्ड, ये नहीं कहेंगे कि इफ आई एम ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो इफ आई एम ए बर्ड, नहीं, क्योंकि ये वर्तमान की वैसी कल्पना है जो कि पूरी नहीं हो सकती है, और जब पूरी नहीं हो सकती है तो उसे हम पास्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी वेयर के सहारे। यदि मैं राजा होता, इफ आई वेयर अ किंग, यदि वह राजा होता तो इफ ही वेयर ए किंग, ना कि वाज ए किंग। क्लियर है? हाँ, ना कि इज ए किंग, ये भी नहीं होगा, केवल और केवल वेयर, क्योंकि राजा नहीं हो सकता, ये कल्पना मात्र है। यदि मैं राजा बनता, अब होता नहीं, बनता, तब बनने के लिए बिकम होता है, तो कहेंगे इफ आई बिकेम ए किंग। क्लियर है जी? हाँ, या तो वेयर या तो भी टू। इफ आई वेयर कह लीजिए या बिकेम कह लीजिए ए मुखिया, यदि मैं मुखिया बनता, कितना अच्छा चीज है जी। आई वुड हेल्प द नीडी, मैं जरूरतमंदों की मदद करता, ये तो पहले ही, वोट के पहले ही, वोट के बाद नहीं। ही स्पीक्स, देखिए तो वो बोलता है, एज इफ, मानो, मानो, अब देखिए है नहीं वो, मानो, मानो, ही इज द बॉस ऑफ दिस कंपनी, वो इस कंपनी का मालिक है, वो बोलता है मानो वो इस कंपनी का मालिक है, इसका मतलब है कि वो कंपनी का मालिक है नहीं, वैसा मान रहे हैं, तो ये भी कल्पना ही है। वैसे स्थिति में ही इज नहीं, ही वेयर द बॉस ऑफ दिस कंपनी। समझ में आया कुछ? हाँ, ठीक है, इसमें नहीं, इसके बाद वाले में, इफ के बाद वाले में। क्लियर है? हाँ। सेंटेंस देखिएगा जरा सा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है। आई विश, फिर वही यदि, या मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, आई डैश ए मिनिस्टर, तो क्या होगा जी? आई वाज, हैड, हैव, वेयर, क्या होगा? आई वेयर अ मिनिस्टर, कि मैं मंत्री होता। इफ आई डैश ए काइट, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पतंग होता तो आकाश में उड़ता। तो इफ आई वाज, वेयर, एम, हैव, क्या? वेयर। इसी के लिए एक और है, देखिए तो इसमें जरा सा ये थोड़ा सा एडवांस है, वो क्या है जी? तो इट इज टाइम, ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम, इसके दो अर्थ होते हैं, एक वर्तमान की बात बताता है और एक पास्ट की बात बताता है, बिना अपने में परिवर्तन किए। इट इज टाइम, इट इज टाइम का दो अर्थ, एक तो ये उचित समय है, आपको भी पता है इट इज टाइम उचित समय है, इट इज हाई टाइम ये उचित समय है, लेकिन एक और अर्थ होता है थोड़ी देर पहले, वो समय जो बीत चुका है थोड़ी देर पहले, बिना बदलाव किए, यानी इट इज के ही होने पर दो अर्थ, एक ये उचित समय है और ये थोड़ी देर पहले, कब, कैसा अर्थ देगा? तो देखिए, यदि उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तब उसके बाद भी टू डालेंगे, और वैसे स्थिति में इसका अर्थ निकलेगा थोड़ी देर पहले। क्या अर्थ निकलेगा जी? थोड़ी देर पहले। यदि उसके बाद, यानी इसके बाद टू आ जाए तब तो भी वन डालेंगे, या फिर फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी वन प्लस, यानी टू प्लस भी वन डालेंगे। यानी यदि इट इज टाइम लिख के सब्जेक्ट दे दे तब हमको भी टू भरना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सब्जेक्ट ना दे के डायरेक्ट उसके बाद टू दे दे तो हम भी वन डालेंगे, और वो प्रेजेंट की बात करेगा, ये उचित समय है। या फिर फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी टू प्लस भी वन डालेंगे, वो भी वर्तमान की बात करेगा, ये उचित समय है।
लेकिन सब्जेक्ट आ जाए तो भी टू डालेंगे और वो बात करेगा थोड़ी देर पहले, वो वहां गया, वो यहां आया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है इट इज टाइम, ही आ गया ना सब्जेक्ट, तो वेन टू द मार्केट, थोड़ी देर पहले वो मार्केट गया, वो मार्केट गया, वो समय बीत चुका। इट इज टाइम टू गो टू द मार्केट, ये उचित समय है, यही समय है मार्केट जाने का। इट इज टाइम फॉर मी, ये केवल फॉर मी का मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू द मार्केट, फिर यहां टू गो टू द मार्केट कब, जब इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा तब। एग्जाम्पल प्रीवियस देख लीजिए, 2021 का क्वेश्चन है, इट इज टाइम दे। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपके साइंस सेक्शन से, आर्ट्स सेक्शन से, कॉमर्स सेक्शन से उठाए गए हैं, इसलिए केवल आप साइंस वाले में ही नहीं खोजेंगे, आर्ट्स वाले में ही नहीं खोजेंगे। इट इज टाइम दे आ गया ना, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो यहां होगा V2, और V2 केवल और केवल V2, और V2 कौन है, लीव V1 है, हैड लेफ्ट V3 हो गया, लेफ्ट V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, आंसर होगा C। क्लियर है जी। चलिए अब अंतिम टेंस है आज का, इस क्लास का और पूरे आपके 12th क्लास के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं। कौन है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट विल सेल के बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। किसके लिए यूज होगा जी, तो फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होगा, यानी इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में होंगे, ये तो बात आपको भी पता है। एग्जाम्पल देखिए तो, ही विल गो देयर टुमारो, वो वहां कल जाएगा। आई शेल डू दिस वर्क, नेक्स्ट डे में इसे कल करूंगा। ये तो बात केवल समझने वाला है, एग्जाम में यहां से फायदा नहीं होगा। फायदा कहां से होगा, तो यहां से फायदा होगा, ये हो गया पॉइंट VVI। जी हाँ, कैसे, जब फ्यूचर के दो सेंटेंसेस, ध्यान रखिएगा, दो सेंटेंसेस या कार्य वेन से, इफ से, अनलेस से, अंटिल से जुड़ कर आए, तब वेन, इफ, अनलेस, अंटिल के बाद वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। किसमें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाता है। मतलब दो फ्यूचर टेंस को इनके साथ जोड़ के यूज नहीं कर सकते, इनके बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना पड़ेगा, डेफिनेटली, निश्चित तौर पे। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क है, हमेशा एग्जामिनेशन में दस्तक देता है और मात भी देता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को लगता है वो फ्यूचर है तो दूसरा भी फ्यूचर कर देते हैं, उसका भविष्य बना देते हैं और वो आपका भविष्य खराब कर देता है। जैसे देखिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके, एक तो इफ वाला स्ट्रक्चर, यानी इफ वाला पार्ट, इफ वाला क्लॉज पहले आ जाए तो इफ के बाद सब्जेक्ट V1 V5, ठीक है, दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट विल शैल V1, ठीक है। मतलब दो सेंटेंस इफ से जुड़ा तो उसके साथ वाला या उसके बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा स्वतंत्र है फ्यूचर इंडेफिनिट में होने के लिए। इसको उलट दें, यानी इसको पहले ला दें, यानी सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके पहले कुछ नहीं है, ये और नहीं, और का मतलब यह है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, उसके बाद इफ आ जाए तो फिर इफ के बाद वाला, यहां इफ के बाद ये था और ये इफ के बाद यहां अंत वाला हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ठीक है। यानी इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट इफ, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है जी। जैसे एग्जांपल देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू, 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, यहां फ्यूचर है और यहां इफ लगा दिया, मतलब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो यू के साथ क्या, कम, इफ यू कम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या तो V5, यू के साथ होगा V1, तो कम, केम नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, और विल कम पे बच्चा ज्यादा चोट करता है और ये तो होगा ही नहीं। When सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, जब सीता वापस डैश करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम का, तो वी विल डिस्कस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, और वेन लगा है तो क्या हो जाएगा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सीता के केम नहीं, विल कम नहीं, कम्स, सीता के साथ सिंगुलर तो कम्स, हैज कम भी नहीं। क्लियर है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो वेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। देखिए तो ये था 19 का क्वेश्चन, ये था 20 का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा बदलाव करके पूछ दिया और यही करता है बोर्ड वाला।
तो अभ्यास कर लेंगे तो फिर पास तो एकदम निश्चित है, क्योंकि वही घुमा फिरा के पूछेगा। तो फिर यहां राधा के साथ क्या हो जाएगा, कम्स। समझ गए, समझ गए जी। जो थोड़ा बहुत अधूरा रह गया होगा वो प्रैक्टिस कर देगा पूरा। तो महा मैराथन हम लेके आएंगे बहुत जल्द। तो लेते हैं यहां विदा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मजा आया हो तो हमें भी कुछ मजा आने दीजिएगा ये सब क्रियाएं करके। ओके, मिलते हैं फिर। गुड बाय।